जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम 20, 21 और 22 मार्च को होने वाले हैं और अभी तक आपको लगता है कि आपकी तैयारी अधूरी है। अभी भी आप 60 में से 50 या 45 क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको जो सेक्शन ए है, जो कि 60 नंबर का होगा और जिसमें 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, उसकी कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं, जो कि सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, और आपको इस समय सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम टाइम है। ये 10 दिन की तैयारी, ये 10 दिन अगर आप इसी पीडीएफ को रिवाइज कर देंगे 2 या 3 बार, तो आपको एग्ज़ाम्स में जो है वो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको जो आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, उसके भी पिछले सालों के क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हीं के बेस पे नए क्वेश्चन बनाए गए हैं, ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर पाएँ और आपका मैथ और रीजनिंग के अंदर कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। इसके साथ इंग्लिश के जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो हर चीज़ यहाँ पे आपको दी गई है और वो भी कम। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ है जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। वहाँ पे भी आप गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से पे करके इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिक साइंस के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये एक लंबी सीरीज आपको मिलने वाली है, जिसमें हम हर रोज़ 25 बेसिक साइंस के क्वेश्चंस को आपको लेके आएंगे और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, तो आपको ये अच्छे से देखने चाहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो काफ़ी बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक। ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लिथियम और ऑप्शन डी आपको दिया गया है चांदी। तो आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कि सबसे ज़्यादा एक्टिव जो धातु है वो कौन सी है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा लिथियम। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक बैटरियां होती हैं वो भी लिथियम से बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी वाटर गैस, ऑप्शन सी है फ्लोरीन और ऑप्शन डी आपको दिया गया है क्राउन ईथन। तो आपको बताना है क्या राइट आंसर इसका होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से एनोनिक डिटर्जेंट क्या है? ऑप्शन ए आपको दिया गया है ग्लिसरीन पोमेटेट, ऑप्शन बी सोडियम स्टीरेट, ऑप्शन सी है सोडियम लोरिल सल्फेट और ऑप्शन डी यहाँ पे आपको दिया गया है स्टाइल ट्राईमेथिल अमोनिया ब्रोमाइड। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सोडियम लोरिल सल्फेट को ही हम एनाइनिन डिटर्जेंट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में नॉन स्टिक सतह के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है नोवेस्टोल, ऑप्शन बी है एस्पार्टेम, ऑप्शन सी है ट्रिफिनोल और ऑप्शन डी है क्लोरोक्सिनिलोल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लोरोक्सिनिलोल। ठीक है, क्लोरोऑक्सिनोल ये इसका राइट आंसर होगा। आपको ध्यान में रखना है नॉन स्टिक के लिए क्या प्रयुक्त होता है, क्लोरोऑक्सिनोल। ठीक है, बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है टेरिलिन, डेक्रोन, टेफ्लॉन या फिर फ्रियोन। तो आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। ये तो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर आना ही चाहिए। तो राइट आंसर होगा टेफ्लॉन। ठीक है, जितने भी अपन किचन में बर्तन यूज करते हैं, आपने देखा होगा उसमें जो काला लगा होता है जो प्लास्टिक का सा, वो टेफ्लॉन होता है। ठीक है ना, तो ये नॉन स्टिक होता है, यानी चिपकता नहीं है गर्म होने पे। अगला क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो ऑप्शन है एथेन, मैथेन, प्रोपेन या एसिटिलीन। तो राइट आंसर आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी मैथेन।
अब थोड़ी सी हम स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं ताकि आपका भी टाइम बच सके। निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ आप नहीं अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम में जब आप पढ़ते हैं तो इसको नहीं को भूल जाते हैं और जो आंसर को गलत कर देते हैं फिर। ठीक है, तो जल का नमक में विलय होना, जल का क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना, बर्फ़ के गलनांक पर जल का बहना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा, यानी कि इनमें कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये आपको बताना है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जहाँ हम अगर अवस्था परिवर्तित होती है तो फिर उसी अवस्था में वापस उस चीज़ को पाया जा सके, उसे बोलते हैं भौतिक। और रासायनिक वो होता है जिसमें अवस्था परिवर्तित होने के बाद हम उस जो मेन प्रोडक्ट है उसको दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो रासायनिक होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? तो कपूर का ऊर्ध्वपातन, एक सांद्र अम्ल का तनुकरण, या फिर ऑप्शन आपको दिया गया है बिना भुजे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, या जल का वाष्पीकरण। तो यहाँ पे आपको कोड दिए गए हैं कि दो ऐसे ऑप्शन हैं जो कि आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को दर्शाते हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया को दर्शाते हैं या प्रक्रम को दर्शाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी। यानी कि 2 और 3। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, 2 और 3। 3 का है बिना भुजे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, और 2 का हम अभी देख लेते हैं वहाँ पे, जो कि अभी हमने पढ़ा है, एक सांद्र अम्ल का तनुकरण। तो एक सांद्र अम्ल का तनुकरण क्या है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, और इसी के साथ जो है बिना भुजे चूने के साथ जल की अभिक्रिया भी क्या है, एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रकरण है। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि +2 यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक है। हीमोग्लोबिन में निम्न धातु होती है। तो आपको बताना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा आयरन। सभी को पता भी होगा इस बारे में, याद रखना। जो ब्लड होता है जिसमें हीमोग्लोबिन, जो कि रक्त वर्णक जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें आयरन धातु होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, एम्पिसिलिन दवाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एम्पिसिलिन दवाई है वो किस काम में आती है, कैंसर रोधी है, प्रतिजैविक है, निंद्राकारी है, या फिर दर्दनाशक है। तो आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रतिजैविक। ठीक है, एंटीबायोटिक है ये एम्पिसिलिन। और आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आप इनको भी अच्छे से याद कीजिए। हेरोइन का रासायनिक नाम क्या होता है, आपको ये बताना। हेरोइन जो कि एक मादक पदार्थ होता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपको बताना है। तो मॉर्फिन डाईएसीटेट, मॉर्फिन मोनोएसीटेट, या मॉर्फिन डाईबेंजोएट, मॉर्फिन मोनोबेंजोएट। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी हेरोइन का रासायनिक नाम क्या होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर होगा मॉर्फिन डाईएसीटेट। ठीक है, याद कर लेना इसको, मॉर्फिन डाईएसीटेट इसका राइट आंसर होगा। आप इनको नोट भी करते जाइए, इनके जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, जो नहीं आ रहा है वो आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। कैलमिन किस धातु का आयस्क है, ये आपसे पूछा गया है। कैलमिन किस धातु का आयस्क है, तो आपको बताना है। तो जस्ते का होता है ये। ठीक है, कैलमिन किस धातु का आयस्क होता है, जस्ते का। निम्न में से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 4s1 है। ठीक है, ऑप्शन ए है निकिल, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी तांबा, और ऑप्शन डी है कैडमियम। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी तांबे का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3D10 और 4s1। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
डाईफ्लोरोमीथेन CCl2F2 CCl2F2 द्वारा ओजोन का नष्ट करने की प्रक्रिया से मुक्त होती है। ठीक है, तो आपको ये बताया गया है, आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि ये जो CCl2F2 द्वारा ओजोन को जो नष्ट किया जाता है, उसे क्षय किया जाता है, तो उस दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है ब्रोमीन। तो राइट आंसर आपका क्या होगा वो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन ए यानी कि क्लोरीन को ये जो है वो मुक्त करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरीन। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है मर्ग मरीचिका, हीरे की चमक, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम या प्रकाशीय तंतु। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण क्या है आपका, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि प्रिज्म से प्राप्त जो स्पेक्ट्रम हमें होता है वही प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए आप कि इन चारों ऑप्शन में से प्रकाश तरंगों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए दे रखा आपको, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है। बैंगनी रंग का वेग लाल रंग से अधिक होता है। लाल रंग की आवृत्ति बैंगनी रंग की आवृत्ति से अधिक होती है। यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा, लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है और यही कारण होता है कि जितने भी सिग्नल वगैरह बनाए जाते हैं रेल की पटरियों पे, तो वो लाल रंग से ही बनाए जाते हैं। उनमें जो बत्ती होती है वो लाल होती है। ठीक है, ताकि लंबी दूरी तक इनको देखा जा सके सिग्नल को। यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f हो तो इनमें निम्नलिखित संबंध है। तो आपको बताना है कि एक गोलीय दर्पण दिया गया है आपको और उस गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या है जिसे हम r से इंडिकेट करते हैं और फोकस दूरी f, तो इनके बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये होगा r = 2f। ठीक है, r = क्या होगा 2f, यानी कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ठीक है, फोकस दूरी की कितनी होती है, दुगुनी। यदि निर्धारित लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है निर्धारित लेंस उत्तल है तथा इसकी फोकस दूरी 0.50 मीटर है। निर्धारित लेंस अवतल है तथा इसकी फोकस दूरी +50 मीटर है। निर्धारित लेंस अवतल है तथा इसकी फोकस दूरी 2 मीटर है और निर्धारित लेंस उत्तल है तथा इसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो राइट आंसर होगा। निर्धारित लेंस उत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी जो है वो 5 मीटर है, या जिसे हम 50 मीटर या फिर ठीक है 50 मीटर 0.50 मीटर है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा भाग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि रेटिना या दृष्टिपटल। ठीक है, रेटिना या दृष्टिपटल, ठीक है, उसी पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु के एक समरूप चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई l को तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a के होता है। तो ये बताना आपको कि ऊपर वाले ब्रैकेट में क्या आएगा और नीचे वाले में क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं सेंटेंस को पूरा करके बता देता हूँ आपको। किसी वस्तु के एक समरूप चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई l को अनुक्रमानुपाती, जिसे हम बोल सकते हैं समानुपाती, ठीक है, तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यतिक्रमानुपाती होता है। यानी इसके जो है वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और लंबाई की क्या होता है, प्रोपोर्शनल। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है कि उनमें एक समान धारा प्रवाहित हो। अगला ऑप्शन दिया गया है, उनको एक समान वोल्टता प्राप्त हो, उनमें विद्युत ऊर्जा की खपत अधिक हो, उनमें विद्युत ऊर्जा की खपत नगण्य हो। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि उनको एक समान वोल्टता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है कि एसी जनित्र में विद्युत चुंबक तथा डीसी जनित्र में स्थायी चुंबक होता है। अगला ऑप्शन है, डीसी जनित्र उच्च वोल्टता जनन करता है जबकि एसी जनित्र निम्न वोल्टता जनरेट करता है। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं। और ऑप्शन 4 दिया गया है आपको यहाँ पे डी, एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है जबकि डीसी जनित्र नहीं। ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 200 वोल्ट के एक वोल्टता जनित्र को 40 वोल्ट के बल्ब से जोड़ा गया, बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 0.2 एम्पियर। राइट आंसर क्या होगा? 0.2 एम्पियर। घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग चुल्हों, माइक्रोवेव ओवन में निम्न में से कौन सा पद संबंधित नहीं है? ठीक है। तो जो माइक्रोवेव होते हैं आपके, निम्न में से कौन से वो है जो कि उनसे रिलेटेड नहीं है? तो मैग्नेट्रॉन, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन सी है रेडियो तरंगे और ऑप्शन डी है द्विविद्युत ऊष्मा। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? रेडियो तरंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।